अगर कोई निवेशक सुबह सुबह अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक करे और देखे कि उसकी एक होल्डिंग का नेट प्रॉफिट अचानक 78% तक क्रैश हो गया है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पैनिक मतलब सीधी सी बात है, लोग शेयर बेचने की सोचने लगेंगे। बिल्कुल, पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन तब क्या हो जब उसी कंपनी के अंडरलाइंग डेटा और भविष्य की संभावनाओं को देखकर जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो उसे लंबी अवधि के निवेश के लिए 10 में से 7.2 का मतलब एक बेहद मजबूत स्कोर दे रहे हों। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मुनाफे का इतना बड़ा क्रैश और फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इतना शानदार स्कोर। वही तो, ये कोई आम स्थिति नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्यमय विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। हमारा फोकस है जिंदल सॉइल लिमिटेड के Q1 FY27 के वित्तीय नतीजे। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स और स्क्रीनर का पूरा डेटा मौजूद है। और हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हम ये समझेंगे कि अर्निंग्स क्वालिटी और कर्ज में कमी यानी जो डेट रिडक्शन हुआ है उसका वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इस 7.2 स्कोर को असल में सही ठहराता है। राइट। क्या ये स्कोर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी है या फिर किसी बहुत बड़े टर्न अराउंड की शुरुआत? अगर हम रिपोर्ट की शुरुआत से देखें तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है ना, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट सिकुड़ गया। हाँ, अगर हम Q1 के रेवेन्यू को देखें तो ये 9.1% बढ़कर करीब 4,476 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब साफ है कि कंपनी माल बना रही है और मार्केट में डिमांड भी है। लेकिन जैसे ही हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मुड़ते हैं पिक्चर एकदम से डरावनी लगने लगती है। बहुत डरावनी। मतलब मैंने देखा कि एबिटा मार्जिन घटकर सिर्फ 9.4% रह गया है। बिल्कुल, जो कि अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो लगभग 38.9% की भारी गिरावट है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, नेट प्रॉफिट सीधे 78% गिरकर महज 91 करोड़ रुपए पर आ गया। तो पहली नजर में कोई भी रिटेल निवेशक इन आंकड़ों को देखकर घबरा सकता है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है और मुनाफा सिकुड़ रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशंस में खर्च बेतहाशा बढ़ गया है या फिर डिलीवरी पूरी तरह से चरमरा गई है? मैंने रिपोर्ट में फोर्स मेजर क्लॉज का जिक्र पढ़ा। हाँ, फोर्स मेजर। तो अगर मैं एक क्रिटिकल नजरिए से देखूं तो क्या ये फोर्स मेजर लगाना मैनेजमेंट के लिए अपनी नाकामी छुपाने का एक फैंसी तरीका नहीं है? मतलब आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ हमें उस मैकेनिज्म को समझना होगा जो असल में इस ऑपरेशनल मार्जिन कंट्रैक्शन का कारण बना। ये कोई अंदरूनी या स्ट्रक्चरल खराबी नहीं है। तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट और समुद्री रास्तों की जियोपॉलिटिक्स को देखना होगा। लाल सागर यानी रेड सी और होर्मुज जल डमरू मध्य में जो रुकावटें आई ना, उन्होंने ग्लोबल शिपिंग को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। अच्छा, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है? बिल्कुल। होता यह है कि जब वहां तनाव बढ़ता है तो शिपिंग कंपनियां या तो अपने जहाज उस रास्ते से ले जाने से मना कर देती हैं या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि माल भेजना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं रहता। और जिंदल सौ के पाइप्स कोई छोटे मोटे कंज्यूमर गुड्स तो है नहीं जिन्हें मतलब हवाई जहाज से भेज दिया जाए। एकदम सही बात है। ये हजारों टन भारी पाइप्स हैं जो पूरी तरह से समुद्री जहाजों पर यानी मैरीटाइम कार्गो पर निर्भर हैं। अब सोचिए, जब माल बंदरगाह पर हफ्तों तक पड़ा रहे और जहाज ही ना मिले तो कंपनी को कानूनी तौर पर फोर्स मेजर लगाना ही पड़ता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रद्द ना हो। राइट। तो ये कोई बहाना नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी एक्सटर्नल हेडविंड्स का एक सीधा असर है जिसकी वजह से मार्जिन इतना गिर गया। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट हो, खाना बहुत शानदार है, लोग आना चाहते हैं लेकिन बाहर सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी वजह से कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी है। प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, बस डिलीवरी का रास्ता टूट गया है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ विदेशी बाजार ही नहीं, रिपोर्ट में घरेलू स्तर पर भी कुछ रुकावटों का जिक्र था। भारत में जो जल जीवन मिशन है वहां क्या हुआ? हाँ, जल जीवन मिशन पानी के पाइप्स की डिमांड का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
लेकिन इस तिमाही में हुआ ये कि राज्यों को केंद्र सरकार से फंड मिलने में काफी देरी हुई। ओहो। इसके अलावा राज्यों ने अपने स्तर पर प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी और कड़ी जांच शुरू कर दी, तो नए ऑर्डर्स पास होने में बहुत समय लग गया। मतलब ब्यूरोक्रेसी का असर पड़ा। बिल्कुल। इसका सीधा असर डक्टाइल आयरन पाइप्स, जिन्हें डीआई पाइप्स कहते हैं, उनकी बिक्री पर पड़ा। ये पाइप्स मुख्य रूप से म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में इस्तेमाल होते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बाहरी कारणों से डिमांड थोड़ी स्लो रही। एक और पॉइंट जिसने मेरा ध्यान खींचा वो नासिक प्लांट से जुड़ा है। वहाँ सीमलेस पाइप्स के लिए जो एपीआई लाइसेंस था वो जनवरी 2026 में सस्पेंड हो गया था, राइट? हाँ, बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में टेंडर भरने के लिए ये जो एपीआई सर्टिफिकेशन है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का, ये एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड वीजा होता है। सही कहा आपने। तो इसके बिना तो आप हाई मार्जिन वाले इंटरनेशनल टेंडर्स में हिस्सा ही नहीं ले सकते। क्या मार्जिन गिरने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एपीआई सर्टिफिकेशन छिन जाने का सीधा मतलब है कि आप बाजार के उस हिस्से से बाहर हो गए जहां सबसे ज्यादा मुनाफा है। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि जून 2026 में वो लाइसेंस बहाल हो चुका है, तो जो भी नुकसान होना था वो इस एक तिमाही में कैप्चर हो चुका है। अब आगे के लिए वो विशिष्ट रुकावट खत्म हो गई है। अच्छा, तो अगर मौजूदा मार्जिन्स इन सभी बाहरी कारणों की वजह से प्रभावित हुए हैं, तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है। कौन सा सवाल? वही कि वो कौन सा बेस है जो इस कंपनी को 10 में से 7.2 का इतना मजबूत स्कोर दे रहा है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्कोर को कैसे समझें? अगर आज बिक्री रुकी हुई है तो कल की क्या गारंटी है? देखिए, इसका जवाब कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े में छिपा है, और वो है कंपनी की ऑर्डर बुक। ओके। अगर हम भविष्य के रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर बुक ही किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रीढ़ होती है। अब वर्तमान में जिंदल सॉ के पास 1.171 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम ऑर्डर बुक है। बाप रे, 1.171 बिलियन डॉलर? हाँ, अगर इसे वॉल्यूम में बदलें तो ये करीब 1.8 मिलियन मीट्रिक टन पाइप है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 41% वॉल्यूम और वैल्यू का 30% हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि यूएई में इनकी जो सब्सिडियरी है उसका अपना अलग ऑर्डर बुक है। बिल्कुल, उनके पास अलग से 188 मिलियन डॉलर के ऑर्डर्स हैं। लेकिन एक डाउट यहाँ भी आता है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से सोचें, अगर आपके पास बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स हैं लेकिन रेड सी के कारण जहाज ही नहीं चल रहे हैं, तो वो ऑर्डर्स तो सिर्फ कागजों पर है ना? यही तो कैच है। इसे इस तरह से देखना चाहिए कि पाइप्स कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका ट्रेंड रातों रात बदल जाए या जो आउटडेटेड हो जाए। हाँ, वो कोई फैशन ट्रेंड तो है नहीं। बिल्कुल। अगर सऊदी अरब को तेल निकालने के लिए पाइप चाहिए तो उन्हें चाहिए ही। ये डिमांड गायब नहीं हुई है, ये सिर्फ डिले हुई है। ओके, डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं, डिमांड डिले है। सही कहा। 1.17 बिलियन डॉलर की ये ऑर्डर बुक दरअसल रेवेन्यू की स्टेबिलिटी को लॉक कर देती है। जब जियोपॉलिटिकल हालात थोड़े भी सामान्य होंगे या सप्लाई चेन की बाधाएं हटेंगी तो ये बैकलॉग बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होगा। यही वो मैकेनिज्म है जो अर्निंग्स क्वालिटी को सपोर्ट कर रहा है। आज मार्जिन कम है क्योंकि माल रुका है, लेकिन जैसे ही माल निकलेगा यही रुकी हुई इन्वेंट्री अगले 9 से 12 महीनों के रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल लाएगी। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो फाइनेंस की दुनिया में मतलब सबसे क्रिटिकल माना जाता है। आप डेट की बात कर रही हैं? हाँ, कर्ज की। अगर आप $1 बिलियन का काम हाथ में लेकर बैठे हैं और आपका मुनाफा 78% गिर चुका है, तो सवाल उठता है कि ऑपरेशंस को चलाने के लिए कैश कहाँ से आ रहा है? बहुत अहम सवाल है। क्योंकि मैंने स्क्रीनर के डेटा में एक बहुत ही परेशान करने वाला ट्रेंड देखा है। पिछले 10 सालों में कंपनी के वर्किंग कैपिटल के दिन 42 दिनों से बढ़कर 65.9 दिन हो गए हैं। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी का पैसा सप्लाई चेन में बुरी तरह फंस रहा है। अगर कैश फंस रहा है और मार्जिन गिर रहा है तो क्या कंपनी कर्ज के बोझ तले नहीं दब रही होगी? डेट रिडक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है? फाइनेंस की नज़र से ये वाकई एक बहुत ही शानदार सवाल है। आमतौर पर जब वर्किंग कैपिटल के दिन बढ़ते हैं और मुनाफा गिरता है तो कंपनियां सर्वाइव करने के लिए बैंक से शॉर्ट टर्म कर्ज लेती हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन ले लेते हैं और उससे उन पर भारी ब्याज का बोझ आ जाता है। लेकिन जिंदल सॉ के केस में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है डेट रिडक्शन।
कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल टर्म डेट है वो काफी हद तक कम होकर महज 536 करोड़ रुपए रह गया है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है? मतलब एक तरफ पैसा फंस रहा है, दूसरी तरफ कर्ज कम हो रहा है। लंबी अवधि के रिटेल निवेशकों के लिए इस डेट रीपेमेंट के क्या मायने हैं? देखिए, वर्किंग कैपिटल के दिन बढ़ने का सीधा संबंध उन बाहरी रुकावटों से है जिनकी हमने अभी बात की। जब पाइप बनकर तैयार है लेकिन बंदरगाह पर जहाज का इंतजार कर रहा है, तो कंपनी ने तो कच्चे माल और लेबर का पैसा चुका दिया ना। हाँ, आउटफ्लो तो हो गया। लेकिन क्लाइंट से पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक माल डिलीवर ना हो जाए। इसे ही कैश का फंसना कहते हैं। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले कुछ सालों में अपने लॉन्ग टर्म डेट को बहुत आक्रामक तरीके से चुकाया है, आज कंपनी की बैलेंस शीट लगभग शॉक प्रूफ हो गई है। शॉक प्रूफ कैसे? अगर आपके ऊपर भारी कर्ज हो और ऐसी खराब तिमाही आ जाए जहां मुनाफा 78% गिर जाए, तो कंपनी डिफॉल्ट के कगार पर आ सकती है। क्योंकि आपको ब्याज तो हर महीने चुकाना ही है, बैंक आपकी मजबूरी नहीं समझेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का प्रेशर। लेकिन कर्ज कम होने की वजह से जिंदल सॉ को वो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ रहा। यही वजह है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग्स केयर AA स्टेबल और A1+ पर बरकरार हैं। कम कर्ज होने से ओवरऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर होती है और बैलेंस शीट की क्वालिटी सुधरती है। मतलब खराब समय में भी कंपनी के दिवालिया होने का जोखिम ना के बराबर है। बिल्कुल, और यही चीज रिटेल इन्वेस्टर्स को इस 7.2 स्कोर में समझनी चाहिए। ये लंबी अवधि की स्टेबिलिटी का संकेत है। लेकिन मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल में ये भी कहा है कि भविष्य में ये टर्म डेट बढ़कर वापस 3500 करोड़ रुपए तक जा सकता है। हाँ, उन्होंने गाइडेंस दिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि हम अभी कर्ज कम होने की तारीफ कर रहे हैं और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम इसे फिर से बढ़ाएंगे। इसका लॉजिक बहुत साफ है। आज बैलेंस शीट साफ है, कर्ज कम है, तभी तो कल बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स किए जा सकेंगे। अगर पहले से कर्ज भरा होता तो नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आता? सही बात है। और वो कैपेक्स कहाँ हो रहा है, वो ये इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर है। बिल्कुल। तो अब हम इस डीप डाइव के सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंचते हैं, जिसे हम स्ट्रेटेजिक पिवट कह सकते हैं। हमने अभी तक बात की कि रेड सी और होर्मुज में तनाव से एक्सपोर्ट रुक गया। हाँ। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान किसी एक कंपनी के हाथ में तो है नहीं। हाँ। तो मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने जहाज़ों का इंतजार करने के बजाय अपना कारखाना ही क्लाइंट के घर के अंदर लगाने का फैसला कर लिया। और ये बहुत बड़ी बात है। ये जो रणनीतिक बदलाव है ना, ये सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या का एक टेम्परेरी समाधान नहीं है। ये दरअसल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर में चल रहे एक बहुत बड़े मेगा ट्रेंड का हिस्सा है। मेगा ट्रेंड थोड़ा और समझाइए। देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार समुद्री रास्तों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बहुत पैनिक है। अब सऊदी अरब और UAE जैसे देश ये समझ गए हैं कि वे अपनी इकोनॉमी को सिर्फ समुद्री रास्तों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए बड़े पैमाने पर ओवरलैंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जमीन के नीचे से जाने वाली पाइपलाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। अच्छा, ताकि ऊर्जा की आपूर्ति बिना किसी समुद्री खतरे के हो सके। अब तो समंदर की जगह अब पाइपलाइंस ही नया और सुरक्षित रास्ता बन रही हैं। और इसी डिमांड को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने सीधा मिडिल ईस्ट में विस्तार किया है। बिल्कुल। मैंने रिपोर्ट में देखा कि उन्होंने अबू धाबी में 3 लाख TPA यानी टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एक नए सीमलेस पाइप प्लांट की शुरुआत की है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 29 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। और बात सिर्फ UAE तक सीमित नहीं है, और भी कुछ है। हाँ, सऊदी अरब में भी कंपनी ने 3 लाख TPA के HSW और LSW पाइप्स के लिए एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर किया है। इसके साथ ही वहाँ एक डक्टाइल आयरन पाइप प्लांट भी लगाया जा रहा है। अगर हम इसे बिजनेस स्ट्रैटेजी के नज़रिए से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। कैसे? मतलब जब आप भारत में पाइप बनाकर सऊदी भेजते हैं तो आप शिपिंग कॉस्ट, रेड सी के खतरे, टैरिफ, इन सब पर निर्भर होते हैं। लेकिन जब आपका प्लांट ही सऊदी अरब और अबू धाबी की ज़मीन पर है तो आप रातों रात एक लोकल सप्लायर बन जाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इससे न सिर्फ सप्लाई चेन के झटके हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, बल्कि मैंने सुना है कि वहाँ की सरकारें भी लोकल कंपनियों को टेंडर देने में ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। बिल्कुल देती हैं। ये पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर का डोमिनेंस ही है जो आने वाले दशक में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव करेगा। ये नए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मौजूदा समुद्री संघर्षों से बिल्कुल अछूते हैं, क्योंकि ये सीधे डिमांड के केंद्र में स्थापित हो रहे हैं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म एनालिस्ट इस कंपनी को 7.2 का स्कोर दे रहे हैं, है ना? हाँ,
वे आज की गिरी हुई प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख रहे हैं। वे ये देख रहे हैं कि जब 2028 या 29 में ये मिडल ईस्टर्न प्लांट्स पूरी क्षमता से चलेंगे तो रेवेन्यू में कितना भारी उछाल आएगा, और वो रेवेन्यू शिपिंग की बाधाओं से पूरी तरह मुक्त होगा। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन हम किसी भी कंपनी को वैक्यूम में तो एनालाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, पीयर्स के साथ तुलना जरूरी है। हाँ, हमें इसे उद्योग के प्रतिस्पर्धियों के साथ भी तौलना होगा। अगर हम स्क्रीनर का डेटा देखें तो कहानी का एक अलग ही पहलू सामने आता है। भारत में इसी सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनियों को देखें, जैसे APL अपोलो, उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 31.6% है और उनका PE मल्टीपल 40.9 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं वेल्सपॉन कॉर्प का ROCE 22.8% है और PE 27.5 है। राइट। अब इनकी तुलना में जिंदल सॉ को देखें तो इनका मौजूदा ROCE केवल 10.4% है और PE 25 के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी सिर्फ 9% पर अटका है। ये काफी बड़ा गैप है। वही तो, आखिर इतना बड़ा गैप क्यों है? अगर जिंदल सॉ की स्ट्रैटेजी इतनी ही अच्छी है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो मार्जिन और रिटर्न के मामले में अपने इन ग्लोबल और डोमेस्टिक प्रतिद्वंदियों से इतना पीछे क्यों छूट रही है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है और इसका जवाब इन कंपनियों के जियोग्राफिकल एक्सपोजर और प्रोडक्ट मिक्स में छिपा है। ओके, जियोग्राफिकल एक्सपोजर। हाँ, देखिए, APL अपोलो और वेल्सपन कॉर्प का जो फोकस है वो मुख्य रूप से डोमेस्टिक मार्केट और अलग तरह के स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स पर है, जो कि ग्लोबल शिपिंग संकट से उतने प्रभावित नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ जिंदल सॉ का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मीना रीजन में है, यानी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, और ये वही चरित्र है जो फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो मतलब जिस बाजार ने ऐतिहासिक रूप से इन्हें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू दिया है, आज वही बाजार रेड सी क्राइसिस के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को खींचकर नीचे ला रहा है। बिल्कुल सही। प्रतिद्वंदियों की तुलना में मार्जिन कंट्रैक्शन ज्यादा दिखने का यही सबसे मुख्य कारण है। जिंदल सॉ के पाइप्स हेवी ड्यूटी ऑयल एंड गैस पाइप्स हैं जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होते हैं, और जब वो एक्सपोर्ट रुकता है ना, तो इन्वेंट्री कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिन्स को बुरी तरह कुचल देते हैं। अब समझ आया कि ये गैप क्यों है। अब इस पूरे सिनेरियो में बड़े इन्वेस्टर्स यानी स्मार्ट मनी का क्या रिएक्शन है? शेयर होल्डिंग पैटर्न के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा एक अच्छी कहानी बताता है। हाँ, मैंने देखा कि मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी FII, उनकी हिस्सेदारी 16.99% से गिरकर 13.46% हो गई है। मतलब विदेशी निवेशक लगातार माल बेच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसी समय सीमा में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं DII, उनका हिस्सा 4.40% से बढ़कर 5.79% हो गया है और प्रमोटर्स अपनी जगह 33.25% पर मजबूती से टिके हुए हैं। ये डेटा रिटेल निवेशकों के लिए बहुत अहम है। शेयर होल्डिंग का ये बदलाव बाजार के दो अलग अलग नजरियों को दिखाता है। वो कैसे? देखिए, FIIs जो होते हैं वो ग्लोबल फंड्स होते हैं। वे जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें रेड सी का संकट दिखता है, 78% गिरता हुआ मुनाफा दिखता है, तो वे रिस्क कम करने के लिए शेयर बेचते हैं। उनका नजरिया शॉर्ट टर्म झटकों से बचने का है। बिल्कुल, और घरेलू निवेशक यानी DII इसके ठीक उलट सोच रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अक्सर लंबी अवधि का दांव खेलते हैं, राइट? हाँ, वे देख रहे हैं कि कंपनी का कर्ज 536 करोड़ रुपए पर आ गया है, बैलेंस शीट मजबूत है। वे देख रहे हैं कि $1.17 बिलियन की ऑर्डर बुक हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, वे अबू धाबी और सऊदी अरब में हो रहे उस स्ट्रैटेजिक पिवट को देख रहे हैं जो अगले 3-4 सालों में इस कंपनी को मीना रीजन का लोकल लीडर बना देगा। संस्थागत स्वामित्व में यानी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप में घरेलू निवेशकों का ये बढ़ता भरोसा इसी बात का संकेत है। मतलब कंपनी के कोर फंडामेंटल्स मजबूत हैं, भले ही मौजूदा तिमाही कितनी भी खराब क्यों ना हो। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। Q1 में जो नेट प्रॉफिट का 78% का क्रैश दिखा है, वो कंपनी के बिजनेस मॉडल की नाकामी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से बाहरी वजहों यानी टेम्पररी एक्सटर्नल हेडविंड्स का नतीजा है। जहाज नहीं चल रहे हैं और इसलिए माल बंदरगाह पर फंसा है, माल फंसा है इसलिए पेमेंट फंसी है, और पेमेंट फंसी है इसलिए मार्जिन सिकुड़ गया।
और यही कारण है कि हमारे सुनने वालों को, खासकर लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स को, इस 7.2 के स्कोर को घबराहट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर और स्टेबिलिटी के नजरिए से इवैल्यूएट करना चाहिए। हाँ, कम होता कर्ज उन्हें बुरे वक्त से बचा रहा है, मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य की रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है, और मिडिल ईस्ट में जो नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो लंबी अवधि में सस्टेनेबल कॉर्पोरेट ग्रोथ की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। तो मौजूदा वॉलेटिलिटी से घबराने के बजाय लॉन्ग टर्म शेयरधारकों का फोकस कंपनी के इन रणनीतिक बदलावों पर होना चाहिए कि वे सप्लाई चेन संकट को एक अवसर में कैसे बदल रहे हैं। सही कहा। अब इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे रिसर्च सोर्सेज के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में छिपा था, लेकिन जो भविष्य की ऊर्जा का पूरा नक्शा बदल सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कंपनी ने हाल ही में शुद्ध हाइड्रोजन गैस के परिवहन के लिए अपने पाइप्स की टेस्टिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। अरे वाह, ये तो एनर्जी सेक्टर में आने वाले सबसे बड़े मेगा ट्रेंड की आहट है। बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की और रिएक्टिव होती है और वो आम स्टील के पाइप्स को अंदर से खोखला यानी ब्रिटल कर देती है। इसके लिए API 5L जैसे विशिष्ट और बेहद हाई ग्रेड पाइप्स की जरूरत होती है। कंपनी का इन पाइप्स के लिए अप्रूव हो जाना उन्हें भविष्य की एक बहुत बड़ी दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर देता है। और यही एक ऐसा बिंदु है जो हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? अगर आने वाले 1 या 2 दशक में दुनिया भर में तेल और पानी की जगह हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने की होड़ मच गई, तो पहले से ही अप्रूव्ड पाइप्स बनाने वाली कंपनी की ग्रोथ का स्केल क्या होगा? बहुत विशाल होगा। क्या आज की ये सप्लाई चेन की रुकावटें और एक खराब तिमाही का मार्जिन कंट्रैक्शन उस आने वाले महाबदलाव के सामने बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो लंबी अवधि के निवेश के नजरिए को पूरी तरह से एक नया आयाम देता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है ये एनालिसिस सभी को पसंद आया होगा। शुक्रिया।